मैं ज़ुहैब खान, एक ऐसा नाम जो बरसों तक बिजनेस वर्ल्ड में चमकता रहा। लोग मेरे अब्बू को किंग ऑफ टेक्सटाइल कहते थे। हम दो भाई थे, मैं बड़ा। अब्बू की हमेशा यही ख्वाहिश रही कि मैं पढ़ लिख कर उनके साथ बिजनेस में हाथ बटाऊं। इसलिए मुझे इंटरनेशनल बिजनेस की तालीम के लिए अमेरिका भेज दिया गया। उनके ख्वाब बड़े थे और शायद उनके ख्वाबों से ज़्यादा मुझ पर यकीन। तालीम मुकम्मल हुई, डिग्री हाथ में आई, लेकिन दिल में कोई वापसी का जज्बा नहीं था। मैं वापस नहीं आना चाहता था। मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं थी। वहाँ की धूल, शोर, तंग सोच, सब कुछ मुझसे मेल नहीं खाता था। मैं न्यूयॉर्क की सर्द सड़कों पर अपनी मर्जी से चलता था, अपनी दुनिया में रहता था। मेरे इर्द गिर्द कोई रोकने वाला नहीं था, कोई सवाल करने वाला नहीं। यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से था। एक दिन अचानक अफनान का फ़ोन आया, वही मेरा बचपन का जिगरी दोस्त। उसकी आवाज़ में खुशी छुपी हुई थी। भाई, मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। मेहंदी 15 को है, बारात 17 को। तू नहीं आया तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। मैं हंसा। यार, तू जानता है मैं ऐसे फंक्शन से कतराता हूँ। उसने जवाब दिया, तो क्या मेरे लिए नहीं आएगा? वादा कर। मैंने वादा कर दिया। दिल में कुछ नरमी थी उसके लिए। बचपन के वो दिन याद आ गए जब हम दोनों साइकिल लेकर पूरे मोहल्ले में घूमा करते थे। दूसरी तरफ अब्बू की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। फ़ोन पर माँ की आवाज़ सुनकर दिल हिल जाता। बेटा, तुम्हारे अब्बू बार बार तुम्हें याद कर रहे हैं। बिजनेस अब अकेले तुम्हारे भाई के बस का काम नहीं। अब्बू से फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने बस इतना कहा, वापस आ जाओ ज़ुहैब, अब वक्त है कि तुम हमारी उम्मीदों का सहारा बनो। उनकी ये लाइन मेरे दिल में तीर की तरह लगी। मैं जानता था कि वो बीमार है और मज़ीद इनकार शायद उन्हें तोड़ दे। वापिस आ गया। कराची एयरपोर्ट पर कदम रखा तो एक अजीब सी बू आई, मिट्टी की, धुएं की, जिंदगी की। माँ, भाई, चाचू सब एयरपोर्ट पर थे। माँ की आंखों में आंसू थे, भाई की आंखों में शिकायत और चाचू के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट। सब मुझे लेकर सीधे घर आ गए। माँ ने गले लगाते हुए कहा, बस सब तू आ गया है, सब ठीक हो जाएगा। मैं खामोश रहा। मेरे लिए ये वापसी एक वक्ती मजबूरी थी। 2 दिन गुजरे। घर में हर वक्त शादी की बातें हो रही थीं। फुप्पू, खाला, मामू की बेगम सब ने एक ही मशवरा दिया, ज़ुहैब, अब तुम भी शादी कर लो, तुम्हारी उम्र हो गई है। मैं बस मुस्कुरा कर रह जाता। दिल में कहता, मुझे शादी नहीं करनी। कभी किसी लड़की को देखकर वो कशिश महसूस नहीं हुई जो वाकई सबको होती है। शायद इसलिए कि मेरा मायार कुछ और है। मेरे जैसे शख्स को कोई ख़ास चाहिए, और ख़ास यहाँ कहाँ। मेहंदी में 2 दिन बाकी थे। अफनान ने ख़ास तौर पर कहा था, मेहंदी में ज़रूर आना, मेरी होने वाली बीवी की सबसे अजीज़ दोस्त भी आएगी, तुझे मिलाऊंगा। मैंने कहा, ओके भाई, आ जाऊंगा। उन 2 दिनों में घर वालों ने मुझे सिखाया कि मेहमानों से कैसे पेश आना है। बिजनेस की फाइल्स दिखाई और अब्बू ने तो यहाँ तक कह दिया, अब तुम्हें कंपनी के बोर्ड में बिठाना है। मैंने सब कुछ सुना, सर हिलाया, लेकिन दिल अभी तक न्यूयॉर्क के उस स्टेडियम को ढूंढ रहा था। मेहंदी का दिन आ गया। दिन भर काम में रौनक रही। अफनान के फ़ोन पर फ़ोन आते रहे, आ रही हो ना, लेट ना हो जाना। शाम होते ही मैंने ड्रेसिंग रूम में जाकर अपना फेवरेट कुर्ता निकाला, ब्रांडेड सफ़ेद, जिस पर हल्का सा गोल्डन काम था। माँ ने दरवाजे से झांक कर कहा, इतना खूबसूरत लग रहा है मेरा बेटा। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, आपको तो मैं हर हालत में खूबसूरत लगता हूँ। ड्राइवर गाड़ी निकाल कर गेट पर ले आया। मैंने आईने में खुद को देखा, बाल परफेक्ट, शूज़ पॉलिश और खुशबू वैसी जो सिर्फ ख़ास मौके पर लगाता हूँ। जैसे ही गाड़ी से उतरा, फंक्शन हॉल के बाहर रोशनी की चमक आंखों में लगी। सब लोग कहके मार रहे थे, मौसीकी चल रही थी, ढोल की थाप पर कज़न्स नाच रहे थे। मैंने सांस भरी और दिल में कहा, चलो देखते हैं आज का जश्न कैसा होता है। मैं हॉल में दाखिल हुआ, लेकिन अभी तक मैं नहीं जानता था कि मेरी ज़िंदगी में वो पल, वो लम्हा, आज का दिन सब कुछ बदल देने वाला है। हॉल में कदम रखते ही शोर और रोशनियों ने मेरा इस्तकबाल किया। हर तरफ रंग बिखरे हुए थे। ढोल की थाप पर लड़के नाच रहे थे, कज़न्स चीखों पुकार कर रहे थे, कैमरामैन इधर से उधर भाग रहा था। फंक्शन अपने उरूज पर था। मैंने एक तरफ बैठने को तरजीह थी, ज़्यादा गपशप मेरा मिजाज नहीं था। मेट्रो ट्रेल ही मेरे पास आया। मैंने ठंडा पानी दिया और नजरें इधर उधर घुमाने लगा। हर कोई मसरूफ़ था, खुश नजर आ रहा था। अफनान का छोटा भाई मेरे पास आया, भाई आप बैठे क्यों हैं, डांस करें ना। मैंने मुस्कुराकर इनकार किया, यार मैं यहाँ सिर्फ तुम लोगों के लिए आया हूँ, नाचने का शौक़ नहीं।
इसी दौरान मेरी नज़र स्टेज की तरफ गई। अफनान और उसकी होने वाली बीवी हंसते हुए बैठे थे। उनके साथ चंद लड़कियां भी थीं, रिवायती कपड़ों में खुशमिजाज मसरूफ़, लेकिन एक चेहरा वाकई सबसे अलग था। वो गोल्डन और क्रील लिबास में बैठी थी, अंदाज सादा मगर आंखों में गहरी खामोशी। मैंने पहली बार उस लड़की को देखा तो कुछ लम्हों के लिए जैसे इर्द गिर्द का मंजर साकत हो गया। ये कौन है? मैंने खुद से सवाल किया। पहली बार किसी लड़की ने मेरी तवज्जो इतने गहरे तरीके से खींची थी। वो ना हंस रही थी ना किसी के साथ ज़्यादा बात कर रही थी, बस बैठी हुई थी, खामोश मगर मुकम्मल। मैंने अपने फ़ोन कैमरे का रुख बदल कर तस्वीर लेने की कोशिश की, मगर फ़ौरन ही खुद को रोका। ये तू क्या कर रहा है ज़ुहैब? खुद को टोका। मैंने नज़रें हटाई, पानी का घूंट लिया, लेकिन अगले ही लम्हे दोबारा उसे देखने लगा। डांस परफॉर्मेंस के एक ग्रुप स्टेज पर आया। शोर बढ़ गया, लेकिन मेरी तवज्जो उस शोर में भी उसी चेहरे पर थी। वो कभी कभी सर उठाती, कुछ कहती और फिर नज़रें झुका लेती। वो एक ख़ास बात नहीं कर रही थी, लेकिन हर अंदाज में खुददारी थी। अफनान मुझे देखकर स्टेज से नीचे आया, मेरे पास आकर बैठा। कैसा लग रहा है फंक्शन? ज़बरदस्त, सब कुछ परफेक्ट है, मैंने मुख्तसरन जवाब दिया। उसने कहा, यार तुझे लेकर ही टेंशन थी, तू आया तो दिल मुतमईन हो गया। फिर वो उठकर आगे बढ़ा, मैं वहीं बैठा रहा। कुछ लम्हे बाद वही लड़की स्टेज से उतरी। मुझे लगा जैसे मैं उठकर उसके रास्ते में आ जाऊँ, शायद कोई बात हो जाए। मैं वाकई ऐसे खड़ा हुआ कि वो मजबूरन मेरे सामने आए। वो आई, मेरी तरफ देखा, एक लम्हे को उसकी निगाहें मेरी आंखों से टकराई और फिर वो खामोशी से मेरे करीब से गुजर गई। कोई तासुर नहीं, कोई सलाम नहीं, कोई हैरत नहीं, बस गुजर गई जैसे मैं वहाँ था ही नहीं। ओह, मैंने ज़ेरे लब कहा। एक लम्हा जिससे मैं बहुत कुछ उम्मीद कर बैठा था, ख़त्म हो गया। इतना आसान नहीं है शायद। मेरी नज़रें अब भी उसके ताक़ुब में थी। एक मौके पर वो किचन के पास से गुजरी तो अफनान की बीवी ने उसे आवाज़ दी, हरीम, पानी ले आओ ज़रा। हरीम, मैंने दिल में नाम दोहराया। अब मैं जानता था वही है। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म होने को था। मैंने मौका देकर अफनान को पकड़ा। वो भी गिफ्ट लेने के काम में मसरूफ़ था। यार एक बात पूछनी है, वो लड़की वही जो तुम्हारी बीवी के साथ बैठी थी गोल्डन ग्रीन सूट में, उसका नाम हरीम है ना? अफनान ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, क्या हुआ? बस वैसे ही, अच्छी दोस्त लग रही है तुम्हारी बीवी की। पक्की दोस्त है, जितने हम दोनों दोस्त हैं उतने ही ये दोनों भी हैं। वो हंसा। अच्छा, ये कहाँ की है? मैंने बेसाख्ता पूछा। अरे बस कराची की ही है, तफसील फिर कभी, अभी तो शादी संभालनी है भाई। मैंने हाँ में सर हिला दिया। दिल में सवालों का तूफान था, लेकिन मैंने खुद को रोका। ज़्यादा खोद कुरेद करना फ़िलहाल मुनासिब नहीं लगा। मैं वापस अपनी जगह बैठा और काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा। फंक्शन ख़त्म हुआ, लोग जाने लगे, लेकिन मेरे अंदर कुछ शुरू हुआ था। हरीम, एक नाम, एक लम्हा, एक इंकार जिसने मेरे दिमाग में जगह बना ली थी। मैंने गाड़ी में बैठते ही सीट से टेक लगाई। ड्राइवर ने आईना सीधा किया। मैंने कहा, बस चलो। गाड़ी चली, लेकिन मेरा जहन वहीं रुका हुआ था, उस लम्हे में, उस चेहरे पर। मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना ज़रूर जान गया था, वो आम नहीं थी और शायद मैं उसके लिए तैयार नहीं था। अगले दिन मैं अफनान के घर गया। उसका कमरा अब भी वैसा ही था जैसा बचपन में होता था, बस थोड़ा सा संवारा हुआ। बेड पर बैठते ही मैंने बात शुरू की। यार वो हरीम अजीब सी लड़की है। अफनान ने मुस्कुराकर मुझे देखा। क्या मतलब अजीब? सीधी भी है और मखरूट भी रखती है। तुम दोनों इतने करीबी हो, उसके बारे में कुछ तो जानता होगा। अफनान ने हंकारा उभरा। जानता हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ। मैंने बैठक के दरवाजे बंद किए और आराम से सोफे पर टेक लगा ली, जैसे मुकम्मल सच सुनने के लिए खुद को तैयार कर रहा हूँ। हरीम कराची के एक पुराने मोहल्ले में रहती है। उसका बाप जूते ठीक करता है, मूची है, लेकिन इज्जत से कमाता है। माँ कुछ साल पहले इंतकाल कर गई। इकलौती बेटी है, सारी तवज्जो उसी पर है। अफनान थोड़ा सा रुका है, बोला, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, स्कॉलरशिप पर, किताबों से रिश्ता बचपन से है। मैंने नरमी से पूछा, और तुम्हारी बीवी की दोस्त कैसे बनी? कॉलेज के ज़माने की बात है, दोनों ने एक ही वक्त पर दाखिला लिया, साथ प्रोजेक्ट्स किए और आज तक एक दूसरे के साय की तरह साथ हैं। हरीम के अंदर खुददारी है, उसने उसे ख़ास बनाया है। मैंने सर हिलाया, मगर दिल में एक और ही ख्याल जन्म ले चुका था। मूची की बेटी और इतनी खुद मुख्तार, यह सोच मेरे दिमाग में किसी कीड़े की तरह कुछ बुलाने लगी।
वापसी पर मैंने ड्राइवर को इशारा किया, मुझे एक पता मालूम करना है। मेरे एक ख़ास आदमी के ज़रिए मैंने हरीम का एड्रेस निकलवा लिया। तफसीलात आ गई, मोहल्ला, गली, घर का नंबर, सब कुछ। अगली सुबह मैंने ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा। वो पूछे बगैर चल पड़ा। हम जैसे लोग जब किसी जगह पर पहुंचना चाहते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। एक सीधा तंग से गली में गाड़ी रोकी गई। चारों तरफ छोटे से मकान, धूप में सुस्ताते लोग, छतों पर खुश्क होते कपड़े। मैं गाड़ी से उतरा और मखसूस दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने वही चेहरा, हैरत, उलझन और एक लम्हे के लिए खामोशी। आप? वो बस इतना कह सकी। मैंने संभला हुआ अंदाज इख्तियार किया। अंदर आने को नहीं कहेंगी? आपसे एक बात करनी है। वो इर्द गिर्द देखते हुए बोली, अब्बा घर पर नहीं है, इसीलिए आया हूँ। जो बात करनी है सिर्फ आपसे है। चंद लम्हे तजब्जुब के बाद वो पीछे हटी। आइए। मैं अंदर दाखिल हुआ। छोटा सा कमरा, साफ सुथरा। एक तरफ स्टडी टेबल पर किताबें रखी थी, दीवार पर चंद इस्लामिक वाल। पंखा चल रहा था मगर गर्मी महसूस हो रही थी। बैठे। वो इशारे करके खुद खड़ी रही। मैंने सीधा मुद्दा शुरू किया। अफनान ने बताया, आप पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके वालिद एक मूची हैं। ज़ाहिर है इतने अखराजात उठाना आसान नहीं होता। वो खामोश रही। मैंने अपनी जेब से एक सफ़ेद लिफाफा निकाला, मेज़ पर रखा। इसमें कुछ रकम है, तोहफा समझ लीजिए। कोई शर्त नहीं, कोई तकाजा नहीं, बस मेरी तरफ से मदद। वो ठीक से मेरी तरफ देखे बगैर बोली, मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं। सच में? ये तो मैंने खुलूस से दिया है। मेरे अब्बा गरीब ज़रूर हैं, लेकिन इज्जत से कमाते हैं। मेरे तालीमी अखराजात भी वही उठा रहे हैं। मैं किसी गैर मर्द की मदद को अपने लिए मुनासिब नहीं समझती। मैंने दोबारा लिफाफा उसकी तरफ सरकाया। सोच लीजिए, मैं बिजनेसमैन हूँ, किसी पर एहसान नहीं करता। यह सिर्फ एक तारुफ है। वो एक कदम पीछे हटी। बराए मेहरबानी आप ये लिफाफा वापस रखिए और घर से चले जाएं। मैं अकेली हूँ और आपका यहाँ होना मुनासिब नहीं। मैंने लम्हा भर के लिए उसे देखा, फिर खामोशी से लिफाफा उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के करीब रुका। एक मशवरा दूँ? कभी कभी खुददारी ज़रूरत से बड़ी नहीं होनी चाहिए। वो बोली नहीं, बस दरवाज़ा खोलकर खड़ी रही। मैं बाहर निकला, दरवाज़ा बंद हो गया। गाड़ी में बैठते ही मैंने शीशा ऊपर कर दिया। दरवाजे बंद हुए, लेकिन दिमाग में दरवाजे खुल गए थे। हरीम के अल्फाज बार बार गूंज रहे थे। उसके इनकार ने मेरे अंदर वो कुछ छीन लिया था जो शायद बचपन से मेरे साथ था। तसल्लुत, कंट्रोल, अख्तियार। मैंने बिजनेस डील्स में बड़े बड़े फैसले किए थे। हर बार जीत मेरी थी, लेकिन आज एक तंग गली में रहने वाली लड़की ने मेरे सामने मेरी हैसियत पर सवाल खड़ा कर दिया था। अगले दिन सुबह मैं दफ्तर नहीं गया, बस एक कमरे में बैठकर बार बार वो मंजर सोचता रहा। तो वो समझती है कि मेरी कोई हैसियत नहीं, या ये सब उसकी अदाकारी है। मैंने अपने ख़ास आदमी आरिफ को बुलाया। पता करो उसका रोज़ का मामूल क्या है, कब कहाँ जाती है, उसके वालिद कहाँ काम करते हैं, कब बातें जाते हैं। आरिफ ने इस बात में सर हिलाया। कल तक सारी रिपोर्ट आपके हाथ में होगी साहब। अगले दिन जैसे आरिफ दफ्तर में दाखिल हुआ, मैंने घड़ी देखी, 10 बजे, मतलब अब्बा कहीं न कहीं काम पर होंगे। आरिफ ने कहा, उनके वालिद रेगल चौक पर सड़क किनारे काम करते हैं। पुराने गाहक हैं, रोज़ आते हैं, छतरी लगा के जूते मुरम्मत करते हैं, ज़्यादा देर वहीं बैठते हैं। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, एक काम करो, गाड़ी तैयार रखो, शाम को रेगल चौक जाना है। शाम 4:30 बजे मैं गाड़ी में बैठा, आरिफ के साथ। मैंने स्याह शीशे लगवा रखे थे ताकि पहचाना न जा सकूं। रेगल चौक पहुंचे तो वही मंजर था जिसकी मुझे इत्तला दी गई थी। एक दरमियानी उम्र का शख्स झुके हुए काम कर रहा था, चेहरे पर मेहनत के आसार, मगर तन्हाई और खामोशी साथ साथ। मैंने लम्हा भर के लिए खुद को रोका, लेकिन फिर एक अजीब ख्याल आया। अगर ये शख्स कुछ दिन काम न कर सके तो हरीम मजबूर हो जाएगी। मैंने ड्राइवर को कहा, गाड़ी आहिस्ता करो, जब वो सड़क पर आए हॉर्न दो। चंद लम्हे बाद वो वाकई उठा, शायद किसी गाहक को रुखसत करने। जैसे ही वो सड़क के किनारे आया, ड्राइवर ने हॉर्न दिया। वो घबराकर पीछे हटा और अगले लम्हे मेरी गाड़ी का बायां किनारा उसकी टांग से टकरा गया। धचका हल्का था मगर असर गहरा। लोग दौड़े, चीखों पुकार हुई। मैं फ़ौरन पीछे की सीट पर झुक गया। आरिफ ने हालात संभाल लिए। बस हल्की चोट है, फिक्र न करें, अस्पताल ले जा रहे हैं। हमने करीब के अस्पताल में दाखिल करा दिया। मैं मौके से गायब हो गया, लेकिन आरिफ वही रहा। डॉक्टरों को हिदायत दी गई कि किसी भी लागत की परवाह न करें,
तमाम अखराजात मैं अदा करूँगा। इस अमल से मैंने खुद को मसीहा बना लिया था, एक हमदर्द, एक मददगार। रात को आरिफ ने रिपोर्ट दी, साहब हरीम अस्पताल आई थी, रो रही थी, परेशान थी। हमने बताया कि कोई मुखय्यर आदमी उनके वालिद का इलाज करवा रहा है। वो बार बार पूछती रही कि कौन। मैंने हंकारा भरा, अगली बार पूछे तो बताना ज़ुहैब खान। 2 दिन बाद मैं खुद अस्पताल पहुंचा, सफ़ेद कमीज शलवार, आंखों पर धूप का चश्मा, हाथ में फूलों का गुलदस्ता। इस्तकबालिया पर जाकर पूछा, इफ्तिखार साहब का कमरा कौन सा है? नर्स ने बताया, कमरा नंबर 6, लेकिन अभी वहाँ उनकी बेटी है, मिलने देंगी तो आप जा सकते हैं। मैं आहिस्ता से कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। हरीम अंदर कुर्सी पर बैठी थी और उसके बाप बेहोशी में लेटा हुआ था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। हरीम चौंकी, पलट कर देखा। आप? मैं मुस्कुरा कर अंदर आया। बस खैरियत पूछते आया हूँ। सुना था आपके वालिद ज़ख्मी हो गए हैं। दिल दुखा। वो सीधी खड़ी हो गई। आप यहाँ क्यों आए हैं? जो कुछ हुआ इत्तफाक था, लेकिन मैंने सोचा किसी तरीके से आपकी मदद कर सकूं, तो क्यों ना करूं। वो पलट कर बाप को देखने लगी। आपने ही इलाज के अखराजात दिए? जी, क्योंकि मुझे लगा आपको इस वक्त किसी का साथ चाहिए। वो लम्हा भर को खामोश रही, फिर बोली, क्या आपको हर चीज़ में अख्तियार चाहिए? नहीं, मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। मदद वो होती है जो वक्त पर खामोशी से दी जाए। एहसान जताने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने नहीं दिया। ये भी रख लीजिए और शायद अगली बार आपको यहाँ आने की ज़रूरत न पड़े। मैंने नरमी से कहा, आप मुझे हमेशा एक ही ज़ाविये से क्यों देखती हैं? उसका जवाब मुख्तसर था, क्योंकि आप हमेशा एक ही अंदाज से आते हैं। मैं खामोशी से पलट गया, दरवाज़ा बंद किया और दिल में सोचता रहा, ये लड़की है या आईना, मेरी हर हरकत को जान लेती है। गाड़ी में बैठा तो आरिफ ने पूछा, कुछ हुआ साहब? मैंने नज़रें झुकाई, नहीं, लेकिन कुछ होना भी बाकी है। 3 दिन तक हरीम की कोई खबर नहीं मिली। न अस्पताल से कॉल आई, न किसी जरिए से इत्तला। मैंने भी खामोशी अख्तियार कर ली। ये जानता था कि मजबूरी हर दरवाज़ा खटखटाती है। बस वक्त का इंतज़ार था। चौथे दिन दोपहर के वक्त फ़ोन बजा, नंबर अनजान था। कॉल उठाई तो दूसरी तरफ वही आवाज़ थी, दबी, थकी हुई मगर वाज़िया। मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने जानबूझकर लापरवाही से कहा, हुक्म करें। मैं आपकी मदद लेना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मजबूर हूँ। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऑपरेशन फौरी करना है। रीढ़ की हड्डी में चोट है, वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। कितनी रकम चाहिए? 2 लाख से ऊपर। और कब तक चाहिए? आज शाम तक। पता वही है? जी। मैंने फ़ोन बंद किया, लम्हे भर को आंखें मूंद ली, जैसे कोई पुरानी जीत दोबारा हासिल होने जा रही हो। शाम होने तक मैंने पैसे अरेंज किए, अस्पताल भेज दिए, लेकिन यही काफ़ी नहीं था। मैं जानता था कि उस वक्त वो जज्बाती और कमज़ोर है, और यही वो लम्हा था जिसे मैं काफ़ी अरसे से ढूंढ रहा था। अगली रात मैं उसके घर गया, दरवाज़ा खटखटाया, वही मामूली सी रोशनी, वही खामोश फ़ज़ा। उस बार उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोला, शायद मुझे आता देख लिया था। आप? अंदर आ सकता हूँ? वो कुछ लम्हे रुकी, फिर पीछे हटी। आइए। मैं अंदर दाखिल हुआ, दरवाज़ा बंद हुआ। कमरे में उसके बाप की दवाइयों की महक थी और कुछ तनाव। वो खामोशी से एक तरफ खड़ी रही। मैं आहिस्ता से बोला, क्या आपने खुद को कभी शीशे में देखा है? उसने मेरी बात को नज़रअंदाज किया। आप यहाँ क्यों आए हैं? पैसे अस्पताल पहुँच चुके हैं, शुक्रिया। शुक्रिया? बस इतना? आप क्या सुनना चाहते हैं? मैं चंद कदम आगे बढ़ा। कम से कम ये कि आप अब समझ चुकी हैं कि दुनिया कैसे चलती है। मुझे नहीं पता दुनिया कैसे चलती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इज्जत कैसे बचाई जाती है। मैंने उसके करीब होकर उसका बाजू थामा। इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हारे बाप के इलाज के लिए इतने पैसे दिए हैं, कुछ तो हिसाब बराबर कर दो। वो एकदम पीछे हटी, आंखों में नफरत, चेहरे पर गुस्सा। बाजू छोड़े मेरा, वरना तुम्हें अपनी शक्ल देखने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। मेरे लहजे में गरूर था। मैंने तुम पर एहसान किया है, तुम्हें बचाया है। तुम जैसे लोग कहाँ इतना सोचते हैं? अगले ही लम्हे उसने ज़ोर से मेरे मुंह पर थूक दिया। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारे पैसों पर। मैं तुम्हें एक एक पैसा वापस करूँगी, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। मैं चंद लम्हे गंग खड़ा रहा। ये थूक नहीं था, मेरे गरूर पर चाबक था। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? जानती हूँ, वो शख्स जो समझता है पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। लेकिन याद रखना, तुमने जिस इज्जत पर हाथ डाला है ना, वो तुम्हें ख़त्म कर देगी।
दरवाज़ा अचानक खुला। अफनान और उसकी बीवी अंदर दाखिल। वो भी हरीम के वालिद को पूछने आए थे शायद। हरीम ने पीछे हटकर खुद को संभाला। अफनान ने मुझे देखा। ये सब क्या हो रहा है ज़ुहैब? मैं खामोश रहा। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि कुछ कह पाता। अफनान आगे बढ़ा। ये तुम्हारे शायानी शान हरकत नहीं। हरीम ने सिर्फ इतना कहा, ये शख्स मेरे घर ज़बरदस्ती आया है। अब हम फैसला करें कि ये कैसा दोस्त है। मैं बगैर कुछ कहे वहाँ से निकल आया। दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। गाड़ी में बैठकर नए साइड मिरर में अपना अक्स देखा। कुछ बदला हुआ सा लगा। रात गए मैं फिर उसी एक जुमले पर सोचता रहा जो जाते जाते उसने कहा था, मैं तुम्हें एक एक पैसा वापस करूंगी, लेकिन अपने इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। मुझे एहसास हो रहा था कि उसने जो किया वो वक्ती रद्द-ए-अमल नहीं था, वो एक फ़ैसला था। मैंने अपनी मुठ्ठियाँ भींची और आप ही से कहा, अगर तुम समझती हो कि ये तुम्हारे जेठ है तो बहुत बड़ी भूल है। मैंने फ़ोन उठाया, आरिफ को कॉल की। कल सुबह उसके बाप का पीछा करूं, जहाँ जाए रिपोर्ट दूं। और हाँ, इस बार खेल मेरे उसूलों पर होगा। फ़ोन बंद किया और आखिरी जुमला मेरे लबों से निकला, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सुबह होते ही मैं गाड़ी में बैठा और सीधा हरीम के घर की तरफ निकल पड़ा। कल रात जो कुछ हुआ वो मेरे लिए एक खुला चैलेंज था। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई शख्स मेरे सामने इस तरह बोले और अगले दिन भी आराम से अपनी जगह मौजूद हो। गाड़ी जैसे ही मोहल्ले में दाखिल हुई, कुछ लोग सड़क किनारे बैठे चाय पी रहे थे। उनकी निगाहें गाड़ी पर पड़ी, लेकिन जैसे पहचानने से इनकार कर रहे हों। मैं उतरकर सीधा उस पुराने दरवाजे तक पहुंचा जो अब मुकफ्फल था। ताला लगा हुआ था। दरवाजे पर गर्द जमी हुई थी। दरवाजे के साथ वाली दीवार पर एक पुराना अखबार चिपका हुआ था, जैसे कई दिनों से किसी ने वहाँ कुछ हरकत नहीं की। मैंने आसपास के घरों की बेल बजानी शुरू की। एक दरवाजे से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। ये जो सामने मकान है, इसके रहने वाले कहाँ गए हैं? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर नजरें चुरा कर बोली, पता नहीं बेटा, कई दिनों से ताला लगा है। कब गए? किसके साथ गए? हमें क्या मालूम, हमारा इनसे कोई ख़ास ताल्लुक नहीं था। मैंने अगले घर की बेल दी। दरवाज़ा खुला। एक नौजवान निकला। हरीम, जो यहाँ रहती थी, उसके बारे में कुछ पता है? हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो किराएदार हैं। मैंने इशारे से ड्राइवर को बुलाया। आरिफ, मोहल्ले वालों को कुछ तो पता होगा, पता करो। किसी को चाय पिलाओ, किसी को नोट थमाओ। आरिफ अगले 1 घंटे तक मुख्तलिफ लोगों से बात करता रहा, लेकिन नतीजा वही। साहब, किसी को कुछ मालूम नहीं, जैसे सबने कसम खाई हो खामोशी की। शाम तक हम वही रहे। मैंने घर के ताले को बार बार घूरा, जैसे वो दरवाज़ा मुझे ताने दे रहा हो। अगले दिन मैंने शहर के कुछ बासर लोगों से रब्ता किया। पुलिस के पुराने वाकिफ़कारों से, एक रिटायर्ड डीएसपी से मिला। बोला, अगर कोई जानबूझकर गायब हो तो उसे ढूंढना आसान नहीं, ख़ासतौर पर जब वो सवालों से बचने का फ़न जानता हो। मैंने पीछा नहीं छोड़ा। मैंने कराची के हर अस्पताल में तलाश करवाया, हर पुरानी बस्ती, हर नर्सिंग होम, हत्ता कि हर तालीमी इदारे में राब्ते किए। हरीम की तस्वीर, उसके वालिद का नाम, हर जगह दिए, लेकिन जवाब एक ही था, नहीं, ऐसे किसी का रिकॉर्ड नहीं। महीने गुजरते गए। मैंने लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हर बड़े शहर में अपने बंदे भेजे। बस एक सुराग, एक पता, कुछ भी, लेकिन कुछ हाथ ना आया। एक दिन मेरे ख़ास बंदे ने कहा, साहब, हो सकता है वो मुल्क छोड़ गए हो। मैंने सर झटका, नहीं, वो ऐसी नहीं, वो भागने वालों में से नहीं। जुनून बढ़ता जा रहा था। दफ्तर की मीटिंग में ध्यान नहीं रहता। बिजनेस पार्टनर सवाल करते तो मैं बस हाँ या ना में जवाब देता। सब कुछ जैसे रुक सा गया था। एक दिन मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया, मुकम्मल प्रोफेशनल, पूरे मुल्क में नेटवर्क था। उसने 1 महीना काम किया, फाइलों के अंबार दिखाए, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं था। ज़ुहैब साहब, लड़की ने अगर नया शनाख्ती कार्ड बनवाया हो, एड्रेस बदला हो या किसी और शनाख्त से रह रही हो, तो उसका सुराग सिर्फ किस्मत से ही मिलेगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस फाइल बंद की और खामोशी से खड़ा हो गया। 2 साल गुजर गए। हाँ, 2 साल। हर महीना उम्मीद लेकर आता और खाली हाथ चला जाता। मेरे चेहरे पर वो एतमाद नहीं रहा था। कभी खुद को आईने में देखता तो वो ज़ुहैब खान नज़र नहीं आता, जो कभी किसी को इनकार की इजाज़त नहीं देता था। घर वाले बार बार कहते, अब छोड़ दो ये सब, शादी कर लो, आगे बढ़ो। मैं बस इतना कहता, मैं किसी से बदला लिए बाहर नहीं रह सकता। वो नहीं मिली तो सुकून कैसे मिलेगा? कभी कभार ख्वाब में उसका चेहरा नजर आता, वही गुरूर, वही आंखें, वही जुमले।
मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं। मोहल्ले के लोग, दफ्तर के मुलाजमीन सब जान चुके थे कि ज़ुहैब पहले वाला नहीं रहा, कुछ टूट चुका था। 2 साल बाद मैंने अपने तमाम एजेंट्स को वापस बुला लिया, फाइलें बंद कर दी, रिपोर्टें जला दी। 2 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे अंदर की आग ठंडी नहीं हुई थी। लोग समझते थे मैं भूल चुका हूँ, लेकिन मैं हर रोज़ अपनी हार को आंखों में लिए सोता और हर सुबह उसी खालीपन के साथ जागता। दफ्तर की कुर्सी पर बैठा रहता, घंटों गुजर जाते मगर कोई फाइल खोलने को दिल न करता। बिजनेस अब मुकम्मल मेरे छोटे भाई के कंट्रोल में जा चुका था। वो सुबह दफ्तर आता और शाम को पुरसुकून वापस चला जाता। मैं बस मौजूद था, जैसे खाली खौल। एक दिन नाश्ता करते हुए माँ ने बात छेड़ी, ज़ुहैब, एक रिश्ता आया है, बहुत अच्छे लोग हैं, इज्जतदार कारोबारी घराना, लड़की बहुत पढ़ी लिखी है। मैंने नवाला मुंह में लिए बाहर जवाब दिया, अम्मी, मैं शादी नहीं करना चाहता। अब्बू ने अखबार एक तरफ रखकर कहा, ये बात तुम पिछले 2 साल से कह रहे हो, वजह क्या है? बस दिल नहीं चाहता। ये जवाब नहीं है, तुम्हारी उम्र निकली जा रही है। भाई से छोटे होकर वो पहले शादी कर लेगा तो लोग क्या कहेंगे? मैंने ज़हर खन से कहा, लोगों ने पहले भी क्या कहा है, जो अब कहने से फ़र्क पड़ेगा? माँ खामोश हो गई और अब्बू ने दोबारा अखबार उठा लिया। बात वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन वो खामोशी मुझे मज़ीद घेरने लगी। उस रात में छत पर जाकर देर तक बैठा रहा। नीचे पूरे घर में अंधेरे थे, लेकिन मेरे अंदर एक रोशनी थी, वही पुरानी आग, वही अधूरा इंतकाम। मैंने खुद से कहा, ज़ुहैब खान हार नहीं मानता। अगर वो सामने नहीं आई तो क्या हुआ? वक्त बदलता है और वक्त हर दरवाज़ा खोल देता है। अगले दिन मैंने आरिफ को बुलाया, एक बार फिर से तलाश शुरू की। मीडिया, पुलिस, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड, जो मुमकिन है करो। आरिफ ने आहिस्ता से कहा, साहब, हमने सब कुछ आजमा लिया था, कुछ भी नहीं बचा। तुमने कोशिश छोड़ी, मैंने नहीं, अभी नहीं। उसने सर हिलाकर कहा, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करते हैं। मैंने बिजनेस पर कम तवज्जो देना शुरू कर दी। दफ्तर का स्टाफ जान चुका था कि मैं दोबारा उसी पुरानी लहर में डूब चुका हूँ। कुछ मुझसे हमदर्दी करते थे, कुछ पुष्ट पनाही से तंग आ चुके थे। शाम को जब मैं घर आता, अम्मा वही पुराना सवाल लेकर आ जाती, अब तो वक्त आ गया है, अब तो कर लो निकाह। मैं बस एक ही जवाब देता, माँ, मैं किसी औरत को इज्जत दे ही नहीं सकता। एक दिन छोटा भाई मेरे कमरे में आया, हाथ में चाय का कप था। भाई, सब परेशान हैं तुम्हारे रवैये से। 2 साल हो गए, जिंदगी नहीं रुकी। तुम क्यों रुक गए हो? क्योंकि मेरा हिसाब बाकी है, इससे जिसने मुझे मेरे वजूद से हिला दिया। वो खामोशी से चाय का कप मेज़ पर रखकर बाहर निकल गया। शायद वो भी जान चुका था कि उस बहस का कोई फ़ायदा नहीं। उन्हीं दिनों मैंने खुद को लोगों से बिल्कुल काट लिया। सोशल मीडिया डिलीट, दोस्तों से रब्ता ख़त्म, सिर्फ पुराने नोट्स, हरीम की तस्वीर और वो अल्फाज जिनसे मैं कभी निकल न पाया। एक दिन दफ्तर में बैठा था, अकाउंट्स टीम का हेड आया, सर, एक ऑफिस ऑडिटर की टीम अगले हफ्ते आ रही है। मैंने कहा, उन्हें भाई के साथ जो भी शेयर करना है कर ले। सर, कुछ रिकॉर्ड्स आपके साइन के बाहर मुकम्मल नहीं होंगे। मैंने फ़ाइल उठाए, दस्तखत किए और वापस देते हुए कहा, बाकी काम भाई के साथ तय करो। उसी दिन शाम को आरिफ वापस आया, हाथ में चंद कागजात थे। साहब, कुछ मुश्तबा इत्तलात मिली है। एक खातून जिसकी शनाख्त भी वाज़ेह नहीं, CSS की टॉप लिस्ट में शामिल हुई थी। 2 साल पहले, एड्रेस मुख्तलिफ है, लेकिन तस्वीर अभी मिली नहीं। नाम क्या है? हरीम इफ्तिखार। मैंने कुर्सी से सीधा होकर पूछा, पूरी तसल्ली कर लो, अगर वही है तो मुझे जल्द खबर दो। उस लम्हे मेरे जिस्म में एक बार फिर बिजली दौड़ गई, जैसे खाली वजूद में कुछ पलटा हो। रात देर तक नींद ना आई। वो नाम, वो शनाख्त, अब अगर वो सामने आई तो मैं उसे बता दूंगा कि ज़ुहैब खान को रद्द करने की कीमत क्या होती है। अगले दिन दोपहर के करीब दफ्तर में बैठा था, चंद रिपोर्ट्स देख रहा था जब सिक्योरिटी गार्ड्स भागता हुआ अंदर आया। साहब, पुलिस की गाड़ी आई है बाहर। मैंने चौंक कर सर उठाया। पुलिस? क्यों? वही तो हम भी पूछ रहे हैं, अंदर आना चाह रहे हैं। मैं कुर्सी से उठा, कोट सीधा किया और बाहर निकलने ही वाला था कि रिसेप्शन से कॉल आई। सर, एक खातून अफसर आई है, उनके साथ 3 सिपाही हैं और वो कह रही है कि आपसे फौरी बात करनी है। नाम बताया? जी सर, हरीम इफ्तिखार। मेरी आंखें चंद लम्हे के लिए साकत हो गई। दरवाज़ा खुला और मेरे कदम खुद बखुद बाहर की तरफ उठे। ऑफिस की राहदारी में सिपाहियों की बूटों की ठक-ठक गूंज रही थी। अमला एक तरफ हो चुका था। कुछ नज़रों में हैरानी थी, कुछ में खौफ, लेकिन मैं खुद हैरत से जमा हुआ था।
सामने वही चेहरा जो बरसों पहले मेरी आंखों में छुप गया था, अब वही चेहरा वकार और इख्तियार के साथ मेरे सामने खड़ा था। सर पर असिस्टेंट कमिश्नर की टोपी, हाथ में गिरफ्तारी के ऑर्डर और आंखों में वही पुरानी शिद्दत। ज़ुहैब खान, मैंने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन ज़ुबान खुश्क हो चुकी थी। मैं असिस्टेंट कमिश्नर हरीम इफ्तिखार आपके खिलाफ करप्शन, टैक्स चोरी और अवामी फंड्स में खयानत के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तारी के ऑर्डर लेकर आई हूँ। मैंने हैरिस से कहा, तुम मेरे दफ्तर में मुझे गिरफ्तार कर दोगी? जी हाँ, कानून के तहत मेरे पास मुकम्मल इख्तियार है और आपके खिलाफ सबूत भी। मैंने हाथ पीछे बांधते हुए हंसती छुपाई। तो तुमने पूरे 2 साल ये मंसूबा बनाया? 2 साल मैंने मेहनत की, मुकाबला किया और वो मकाम हासिल किया जिसके बाद तुम जैसे लोगों को कानून के नीचे लाया जा सके। मेरे गिर्द सिपाही दायरा बना चुके थे। मैं जानता था कि मुज़ाहमत बेकार है। मैं खामोशी से आगे बढ़ा और कहा, चलो देखते हैं तुम्हारा ये खेल कहाँ तक जाता है। पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए मैंने शीशे से बाहर देखा। मेरे मुलाजमीन सर झुकाए खड़े थे, कुछ चेहरों पर रहम, कुछ पुरसुकून। शायद सबको यकीन हो चुका था कि मैं वैसा ज़ुहैब खान नहीं रहा। थाने ले जाकर मुझसे तमाम सामान ले लिया गया। फ़ोन, घड़ी, पिटवा, सब कुछ एक थैली में बंद कर दिया गया। एक कमरे में बिठाया गया जहाँ मेरे बराबर की कुर्सी पर हरीम खुद बैठ गई। एक फ़ाइल खोली और धीरे से कहा, ज़ुहैब खान, तुम्हें पता है तुमने पिछले 7 साल में कितना टैक्स छुपाया? मैंने जो कमाया वो मेरी मेहनत से था। मेहनत? जाली इनवाइसेस, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी अकाउंट्स, यही तुम्हारी मेहनत है? मैंने रुख मोड़ लिया। यह सब झूठ है। अदालत में सच और झूठ का फैसला होगा। मेरे पास हर सबूत मौजूद है। उसी वक्त एक पुलिस एहलकार कमरे में दाखिल हुआ। मैडम, मीडिया बाहर मौजूद है, पूछ रहे हैं कोई बयान देना है? हरीम ने मुख्तसर कहा, नहीं, केस की मुकम्मल रिपोर्ट कल अदालत में जाएगी। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, तुम समझते थे कि तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता, अब तुम देखोगी कानून कैसे हरकत में आता है। शाम तक मुझे हवालात में रखा गया। कोई ख़ास सहूलत नहीं दी गई। मैं एक बेंच पर बैठा रहा और मुसलसल सोचता रहा कि ये सब कब और कैसे पलटा। सुबह मुझे अदालत ले जाया गया। पुलिस वैन में बैठा मैं खिड़की से बाहर झांक रहा था। शहर का वही शोर, वही ट्रैफिक, लेकिन आज हर मंजर मुझसे बेगाना लग रहा था। अदालत के अहाते में मीडिया पहले से मौजूद था। कैमरे मेरी तरफ घूमे, माइक पकड़कर सवाल किए गए, ज़ुहैब खान, आपने करप्शन की? क्या आपने टैक्स चोरी किए? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अदालत के अंदर जब मैंने वकील को देखा तो वो फ़ौरन मेरे पास आया। सर, केस मजबूत है, हमें ज़मानत लेनी पड़ेगी वरना लंबी कार्रवाई में फंस सकती है। जज के सामने केस पेश किया गया। इस्तगासा की तरफ से हरीम खुद खड़ी थी। उसने मुकम्मल फ़ाइल, सबूत और गवाहों की फहरिस्त पेश की। अदालत के सामने मुकम्मल रिपोर्ट है कि मुल्ज़िम ने कारोबार में जाली दस्तावेज़ात से फ़ायदा उठाया, टैक्स नहीं दिया और गैर कानूनी तरीके से दौलत जमा की। जज ने सुना, फ़ाइल देखी और फैसला दिया। इब्तदाई समाअत के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जाता है। मुल्ज़िम को अदालती रिमांड पर जेल भेजा जाएगा। अदालत के बाद मैं वापस वैन में बैठा, लेकिन इस बार दिल में अजीब सा सुकून था। शायद इसलिए कि मेरा दुश्मन मेरे सामने खड़ा था। अब लड़ाई वाज़िया थी, अब खेल शुरू हुआ था। जेल के कमरे में दाखिल होते वक्त मैंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और ख़ुद से कहा, अब देखते हैं हरीम इफ्तिखार, तुम कितनी देर तक ये जंग जीत कर रखती हो। अदालत के रादारी में शोर मामूल से ज़्यादा था। मीडिया कैमरों के साथ हर जाविये से फुटेज ले रहा था और मैं हथकड़ियाँ पहनी एक आम मुल्ज़िम की तरह गार्ड्स के दरमियान खड़ा था। कमरे अदालत के दरवाजे खुले, मुझे अंदर ले जाया गया। जज अपनी नशिस्त पर मौजूद था। वकला तैयार थे और सामने हरीम इफ्तिखार हमेशा की तरह मुकम्मल तैयारी के साथ। मेरा वकील मेरे कान में बोला, आज कुछ गवाह पेश होने वाले हैं। अगर हमारी तरफ से कुछ नरमी न दिखाई गई तो अदालत फौरी फैसला सुना सकती है। मैंने हल्के लहजे में जवाब दिया, सच आना चाहिए चाहे किसी तरफ से आए। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। इस्तहासा की तरफ से हरीम ने पहले फ़ाइल खोली और कहा, इज़्ज़त माम, आज मैं 2 गवाह पेश करूंगी जो बराह रास्त मुल्ज़िम के इक़दामात के चशमदीद गवाह हैं। जज ने इजाज़त दी। कमरे अदालत में पहला शख्स दाखिल हुआ। मेरी नज़रें चौंक उठी। वो मेरा अपना ड्राइवर था, नईम, वो जिसे मैंने सालों तनख्वाह दी, जिसे ख़ानदानी तकरीबात में साथ बिठाया, अब वो गवाही देने मेरे खिलाफ आया था। आपको हलफ दिया जाता है, सच बोलेंगे, कुछ नहीं छुपाएंगे? जी बिल्कुल। हरीम ने पहला सवाल किया, क्या आप ज़ुहैब खान के पर्सनल ड्राइवर थे? जी।
कई साल इनके साथ रहा। क्या आप उस दिन मौजूद थे जब हरीम इफ्तिखार के वालिद पर गाड़ी से टक्कर मारी गई? जी, मैं गाड़ी चला रहा था और ज़हेब साहब ने जानबूझकर टक्कर मारने को कहा था। अदालत में सरगोशियां बढ़ गई। मैंने नजरें नीचे रखी। जज ने वकील सफाई को सवाल की इजाज़त दी, मगर जवाब वाज़िया था, बदलने वाला नहीं था। अगला गवाह अंदर आया और इस बार मेरी सांस जैसे थम गई। वो मेरा सगा भाई था, साद। वो जिसके लिए मैंने हमेशा बाप की बात वाली जगह संभाली, जिसके बचपन की हर जिद पूरी की, अब वो मेरे खिलाफ खड़ा था। साद खान, आप मुलजिम के भाई हैं? जी, सगा भाई हूँ। क्या आपको अपने भाई के कारोबार में माली बेज़ाब्तियों का इल्म था? जी हाँ, मेरे सामने फेक इनवाइसेस पर दस्तखत होते थे। मैंने बारहा रोका, मगर भाई ने मेरी बात को कभी अहमियत नहीं दी। आप ये अदालत में हल्फिया कह रही हैं कि ज़ुहैब खान जानबूझकर करप्शन में मुलव्विस थे? जी, और मैं इस बात का सबूत भी दे सकता हूँ। मेरे पास वो ईमेल्स और फाइल्स मौजूद हैं जिनमें ये सब कुछ रिकॉर्ड है। मैंने सर उठाया, साथ की आंखों में कोई पशेमानी नहीं थी। शायद उसके लिए इंसाफ का साथ था या शायद कुछ और, जिसे मैं उस लम्हे समझ नहीं पाया। जज ने कार्रवाई रोकी और कहा, इस्तगासा के गवाह वाज़िया है, सबूत दस्तखत शुदा फाइलों और बयानात की सूरत में पेश किए जा चुके हैं। आइंदा समात में हतमी दलाइल होंगे। कार्रवाई मुकम्मल हुई। मुझे दोबारा हथकड़ियाँ पहनाई गई। जैसे मैं अदालत से बाहर निकला, मीडिया ने एक बार फिर मुझे घेर लिया। ज़ुहैब खान, क्या भाई की गवाही पर आप कुछ कहेंगे? क्या ये ख़ानदान की बगावत है या सच्चाई का साथ? मैंने खामोशी अख्तियार की। रात को जेल की कोठरी में बैठे मैंने अपने वकील से पूछा, ये सब कब तैयार हुआ? सास को किसने मनाया? वकील ने थका हुआ लहजा अपनाया। सबूत इतने वाज़िया थे कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अदालत में अगर वो खामोश रहता तो खुद शरीक जुर्म बन जाता। मैंने सरदा भरी। वो भाई था और वो इंसाफ का कायल भी। मेरी नज़र दीवार पर लगे धुंधली लाइट पर थी। मुझे लगा जैसे सब कुछ मेरा नहीं रहा। वो ख़ानदान, वो घर, वो दफ्तर जहाँ हर शख्स मेरी मर्ज़ी का ताबे था, आज हर एक मेरे खिलाफ खड़ा था। मैंने आहिस्ता से खुद से कहा, जो कुछ बनाया सब गिर चुका है। अदालत में आखिरी दिन था, फैसला सुनाया जाना था। कमरे अदालत में खामोशी छाई हुई थी। हरीम जज के बाएं तरफ खड़ी थी, मुकम्मल यूनिफॉर्म में, अपनी फाइल के साथ। मेरा वकील मेरे पहलू में बैठा, मगर इस बार वो भी जान चुका था कि बचाव की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। जज ने फाइल बंद की, चश्मा उतारा और ठहरे हुए लहजे में कहा, ज़ुहैब खान, तमाम शहादतों, दस्तावेज़ात, गवाहों और पेश करदा बयानात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आप अवामी मुफाद के खिलाफ संगीन माली जरान में मुलव्विस रहे। अदालत आपको 6 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाती है। ये जुमले जब ख़त्म हुए तो कमरे अदालत में खामोशी मज़ीद गहरी हो गई। मैंने ना एहतजाज किया, ना अपील की बात की, बस सिर झुका दिया, शायद इसलिए कि अब लड़ने को कुछ बचा ही न था। वापस हथकड़ी लगी। अदालत के बाहर मीडिया का रश कम था। शायद लोग मेरे अंजाम को मामूली समझ चुके थे। पुलिस सैन में बैठते वक्त मैंने आखिरी बार हरीम को देखा। वो अब भी अपने मकाम पर खड़ी थी, निगाह में वही सख्ती, मगर अब नफरत नहीं थी, बस एक बेरंग सा सुकून। जेल में वापसी का सफ़र खामोश था। वैन के अंदर सिर्फ 2 लोग थे, मैं और एक सिपाही। वो बार बार मुझे देखता रहा, जैसे सोच रहा हूँ, यही है वो ज़ुहैब खान जिसका चर्चा सुना था। कोठरी वही पुरानी थी, वही दीवारें, वही छत, वही रोशनी की टूटी किरण। लेकिन आज का दिन कुछ मुख्तलिफ था। आज मेरे खिलाफ फैसला हुआ था, मगर दिल में अजीब सा हल्कापन था, जैसे बोझ हट गया हो, जैसे अंदर जो बरसों से जल रहा था बुझने लगा हो। रात देर तक नींद नहीं आई। मैं बैठा रहा और दीवार पर सायों को देखता रहा। फिर मैंने आंखें बंद की और सब कुछ जहन में दोहराया। पहला लम्हा जब मैंने हरीम को देखा था, वो लिफाफा, वो इनकार, वो थप्पड़ और वो गिरफ्तारी, हर सीन जैसे कोई पुराना फिल्मी रोल था जो बार बार रिप्ले हो रहा था। अगले दिन जेल के मामूलात शुरू हुए। कैदियों की लाइनें, गिनती, खाने का वक्त, खामोशी का वक्फा। हर लम्हा मुझे बताता रहा कि मैं अब वो शख्स नहीं हूँ जो अपने हुक्म से दुनिया बदल देता था। कई दिन गुजर गए। मैंने बाहर का अखबार पढ़ना छोड़ दिया। कोई आने वाला न था। फैमिली से मुलाकात का वक्त आया तो सिर्फ अब्बा आए। वो खामोशी से मेरे सामने बैठे, काफ़ी देर तक कुछ न बोले। आखिरकार उन्होंने कहा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन शायद यही तुम्हारी तरबियत का अंजाम है। मैंने धीरे से जवाब दिया, अब्बू, जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ। आपने जो सिखाया वो मैंने नहीं अपनाया। उन्होंने सर हिलाया। हरीम ठीक कहती थी, इंसान की असल कीमत उसकी नीयत से लगती है, ना कि उसके नाम से।
मैंने उस लम्हे पहली बार दिल से माना, अब्बू वो लड़की मेरी जिद नहीं, मेरी शिकस्त बन चुकी है। मुलाकात ख़त्म हुई। मैं दोबारा कोठरी में वापस आया। अगले दिन मैंने जेल के छोटे से लाइब्रेरी कमरे में जाने की दरख्वास्त दी। पहली बार किताब खोली और ख़ुद से सवाल किया, क्या वाकई ज़िंदगी इतनी छोटी होती है कि सिर्फ हरूर में गुजारी जाए? महीने गुजरने लगे। मैंने लिखना शुरू किया, छोटे छोटे नोट्स अपनी ज़िंदगी के बारे में। फिर वही सफ़हात बार बार पढ़ता और हरीम का नाम हर सतर में झलकता। जो मैं ना समझ सका, वो उसने तब समझ लिया था जब मेरे पास सब कुछ था और उसके पास सिर्फ बकार। एक दिन जेल के कमरे में तन्हा बैठा था। दीवार के कोने में एक पुराना कैलेंडर लगा हुआ था। मैंने तारीख देखी, वही दिन जब 2 साल पहले मैंने उसे खरीदने की कोशिश की थी। मैं उठा, वो सफ़ा फाड़ा और उस पर लिखा, वो जीत गई। 6 महीने गुजर चुके थे। जेल का मामूल अब मेरी आदत बन चुका था। मैंने न दरख्वास्त दी न जमानत की उम्मीद रखी। बस वही मामूल, वही खामोशी और दिन गिनती करते गुजरते गए। एक दिन दोपहर को वार्डन आया, हाथ में एक फ़ाइल थी। मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। ज़ोहेब खान, जी, अदालत से आपकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। मैंने चांक कर उसकी तरफ देखा। किसने फ़ाइल जमा करवाई? आपके वकील का नाम दर्ज है, लेकिन ज़मानत की रकम आपके भाई के नाम से आई है। मैं कुछ लम्हे खामोश रहा। साथ वही भाई जो मेरे खिलाफ गवाही दे चुका था, जिसने अदालत में मेरी सच्चाई सबके सामने लाई, आज वही मुझे जेल से निकाल रहा था। कमरे से बाहर निकला तो आसमान अजब साफ लग रहा था। जेल के गेट से बाहर कदम रखा तो वही पुरानी गाड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। आरिफ ड्राइवर सीट पर बैठा था, मैं पिछले सीट पर बैठा। किसने भेजा है? साहब, छोटे साहब ने। साथ नहीं? जी, और कहा है कि आज रात शादी है और आपको ज़रूर आना है। मैंने खिड़की से बाहर झांका। शादी? उसने कुछ नहीं बताया और शादी का दिन ही ज़मानत, जैसे सब पहले से तयशुदा था। घर पहुंचते ही कमरे में गया, सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। अलमारी खोली, कपड़े वैसे ही तरतीब से रखे थे। एक नया सूट काले रंग का, साथ सफ़ेद शर्ट और टाई, सब एक थैली में रखा था। पर्चे पर लिखा था, ये पहन कर आना, आज तुम्हें मेहमान नहीं भाई की हैसियत से आना है। सौद शाम को तैयार होकर निकला। गाड़ी पहले इंतज़ार में थी। हॉल में दाखिल हुआ तो रोशनियों का सैलाब था। हर तरफ चेहरे जगमगा रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, लेकिन दिल में अजीब सा भारीपन था। अफनान मिला, बोला, वाह वाह, जेल की हवा ने तुम्हें और संजीदा कर दिया है। मैंने हंसते हुए कहा, कभी कभी बंद जगह सोच खोल देती है। साथ बहुत खुश है आज, ख़ास तौर पर तुम्हारी मौजूदगी से। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई, मगर दुल्हन का चेहरा अब तक छुपा हुआ था। निकाह की तैयारी हो चुकी थी। मौलवी साहब आए, निकाह पढ़ाया जा रहा था। साद ने कबूल किया, गवाह दस्तखत कर रहे थे। आखिर वो लम्हा आया जब दुल्हन को स्टेज पर लाया गया। चेहरे पर घूंघट था। सब लोग तालियों के साथ खुशी का इजहार कर रहे थे। मैं ज़रा करीब हुआ और जब दुल्हन ने अपना घूंघट उठाया तो मेरे कदम वहीं जम गए। वही चेहरा, वही आंखें, वही हरीम इफ्तिखार। मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक गई। वो नज़र भर कर मुझे देख रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शिकस्त नहीं थी, ना ही गुस्सा, बल्कि सुकून, पूरा और मुकम्मल सुकून। अफनान मेरे पास आया। क्या बात है, पत्थर क्यों बन गए हो? मैंने आहिस्ता कहा, ये हरीम है। तो अब पता चला? तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? कुछ भी नहीं। अफनान ने शाने उचकाए। शायद तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा। तकरीब ख़त्म हुई, लोग खाने में मसरूफ़ हो गए। मैं एक तरफ खड़ा रहा। साथ मेरे पास आया, हाथ में चाय का कप था। कैसा लगा सरप्राइज़? तुमने बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम अब वो शख्स नहीं रहे जो हर सच सुनने के काबिल था। मैंने तुम्हें सच अदालत में दिखाया, आज हकीकत दिखा रहा हूँ। तुम जानते थे वो कौन है? फिर भी मैं जानता था वो क्या है। तुम्हें सिर्फ वो नजर आई जो तुम देखना चाहते थे, और तुमने उसे पनाह दी। हाँ, क्योंकि वो टूटने के बाद भी अपने उसूलों पर कायम रही। वो इज्जतदार थी, मैंने उसे इज्जत दी। मैं खामोश रहा। अब कोई दलील मेरे पास नहीं थी। हरीमा मेरी भाभी थी, मेरे अपने ही घर में, मेरे सामने, और फिर भी मुझसे कहीं ज़्यादा बुलंद। रात को घर वापस आया, सब लोग हॉल में जमा थे। अब्बा भी बैठे थे। उन्होंने मुझे बुलाया, बैठो। मैं खामोशी से बैठ गया। तुम्हें आज सब कुछ समझ आ गया होगा। हमने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, तुम्हारे भाई ने भी नहीं, लेकिन इज्जत वो खुद हासिल करनी पड़ती है, और वो हरीम ने हासिल की, तुमसे छीन कर नहीं, तुम्हारे बगैर मांगे। मैंने आहिस्ता से कहा, अब्बू, मैं शर्मिंदा हूँ, बस ये शर्मिंदगी तुम्हें बेहतर इंसान बनाए, यही दुआ है।
रात के आखिरी पहर में अपने कमरे में अकेला बैठा था। हरीम की वो नज़र बार बार याद आ रही थी। वो खामोश जेद जो लफ्ज़ों के बगैर थी। मैंने एक वर्क निकाला और उस पर लिखा, मुझे सज़ा अदालत ने दी, लेकिन सबक ज़िंदगी ने। मैंने वो घर छोड़ दिया जिसमें मेरा बचपन गुजरा, वो कमरा जिसमें कभी ख्वाब पलते थे। माँ रोकती रही पर मैं अब वहाँ नहीं रुक सकता था। शहर के कोने में 2 कमरों का फ्लैट ले लिया। कोई खादिम नहीं, कोई ड्राइवर नहीं। सुबह की चाय खुद बनाता, रात को बिस्तर खुद बिछाता। उन दिनों में बहुत कुछ सीख रहा था। खामोशी में जीने का फ़न, खुद से बात करने की आदत और मादी से नज़रें चुराने का सलीका। अक्सर रात को नींद नहीं आती तो छत पर जाकर बैठ जाता। वही आसमान, वही सितारे, लेकिन अब वो रोशनी नहीं दिखाई देती जो कभी मेरी नज़रों में हुआ करती थी। अब हर मंजर धुंधला, हर ख्याल अधूरा सा लगता है। कभी कभी फ़ोन आता है, अब्बा का, अम्मा का, साथ का। वो अब भी चाहते हैं कि मैं वापस जाऊं, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन मैं जानता हूँ कुछ चीज़ें पलट कर नहीं आती। एक दिन साथ मिलने आया, चाय के कप के साथ खामोश बैठा रहा। फिर बोला, अब तो सब कुछ ठीक है, हरीम तुमसे कुछ नहीं कहती, तुम्हें माजी में नहीं घसीटती, तो तुम कब तक खुद को सज़ा देती रहोगे। मैंने कहा, सज़ा वो होती है जो दूसरा दे, मैं तो कफ़ारा अदा कर रहा हूँ। किस चीज़ का कफ़ारा? मैंने इज्जत खरीदनी चाही, आज इज्जत ने मुझे ठुकरा दिया। साद ने खामोशी से चाय का आखिरी घूंट लिया, फिर उठा, कभी वक्त मिले तो घर आ जाना, माँ अब भी रोज़ तुम्हारा दरवाज़ा तकती है। मैं कुछ नहीं बोला, वो चला गया। मैं कुर्सी पर बैठा रहा और एक पुराना फ़िक्रा बार बार दिमाग में गूंजता रहा। जिसे तुमने कमतर समझा वही आज सबसे ऊंचा खड़ा है। कभी कभी अखबार में हरीम की तस्वीर देख लेता हूँ, किसी तकरीब में, किसी फैसले पर दस्तखत करते हुए या किसी स्कूल का मुआयना करते हुए। तस्वीर के नीचे छुपी होती है एक जुमले की सुर्खी, संजीदा, बावकार और नडर। ये वो अल्फाज हैं जो मैं कभी समझ ही न सका। मैंने अब लिखना शुरू किया है, अपनी ज़िंदगी, अपने फ़ैसले, अपनी गलतियाँ शायद कभी किसी और के लिए रहनुमाई बन सके। मेरी तहरीरें सीधी हैं, बगैर किसी बहाने के, बगैर किसी रंग रोहन के। सच हमेशा सादा होता है, बस उसे कबूल करना मुश्किल होता है। एक दिन दफ्तर की पुरानी डायरी निकाली, उसमें वो तारीख लिखी हुई थी जब मैंने पहली बार हरीम से मिलने की कोशिश की थी। सफ़ा फाड़ा और उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा, ये दुनिया का इंसाफ है, जो दूसरों की इज्जतों से खेलता है वो आखिरकार खुद तमाशा बन जाता है। ये मेरी कहानी थी, ज़ुहैब खान की कहानी, एक ऐसे शख्स की जो सब कुछ होते हुए भी खाली रह गया, जिसने दौलत से दुनिया खरीदने की कोशिश की मगर एहतराम न कमा सका, जिसने रिश्तों को अपना हक समझा मगर कभी उनका हक अदा न किया, और जिसने आखिरकार जान लिया ये ताकत खामोश हो सकती है लेकिन इज्जत वो हमेशा बुलंद आवाज़ में बोलती है। अब मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं देता, ना हरीम को, ना साथ को, ना दुनिया को। अब मैं सिर्फ खुद से सवाल करता हूँ और ख़ुद को जवाब देता हूँ। यही मेरा कफ़ारा है, यही मेरी ज़िंदगी की असल। और अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर में क्या हासिल हुआ, तो जवाब सादा है, सच।